एक तरफ होता है P, एक तरफ N। जिधर P है उधर होल्स मेजॉरिटी में है, जिधर N है उधर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। तो जब हम लोग P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से और N को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P के साथ और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल N के साथ, तो ये क्या करता है, ये एक एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ जनरेट करेगा जिसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम P टू N। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड डिप्लेशन रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसकी वजह से जो फील्ड है उसका वो अपोज करेगा। तो इस सिचुएशंस में जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो डिप्लेशन पोटेंशियल का अपोज करने वाला है। डिप्लेशन पोटेंशियल, डिप्लेशन फील्ड क्या करता है, इस होल्स को उस साइड जाने नहीं दे रहा था। अब ये जो एक्स्ट्रा फील्ड है वो इस होल्स के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा राइट डायरेक्शंस में और उसको पीछे रोकेगा ये वाला। और अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो, ये एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा हो, तो फिर ये फॉरवर्ड फोर्स जीत जाएगा, मतलब होल्स का मोशन इस साइड से उस साइड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर से इधर की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब होल्स P साइड से N की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन वो N साइड से P साइड की तरफ जाएगा और फाइनली इसमें एक करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा जिस करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम P टू N। P साइड से N साइड की तरफ एक करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इस कंडीशंस को कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस। जब तक कि ये एक्सटर्नल वोल्टेज, अगर मैं ये करंट और वोल्टेज का ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, ये इधर करंट है, ये वोल्टेज है, जब तक कि ये एक्सटर्नल वोल्टेज डिप्लेशन पोटेंशियल से कम हो, जैसे कि सिलिकॉन के केस में डिप्लेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में होती है 0.3 वोल्ट। तो अगर ये एक्सटर्नल वोल्टेज 0.7 से कम सिलिकॉन के लिए और अगर जर्मेनियम वाला है तो उससे 0.3 से कम, उस सिचुएशंस में इसमें ये एक्सटर्नल जो वोल्टेज है उसकी वजह से होने वाला एक्सटर्नल फील्ड डिप्लेशन पोटेंशियल से थोड़ा सा कम रह जाएगा, मतलब होल्स का ट्रांसफर इस साइड से उस साइड और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस साइड से इस साइड नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशंस में करंट की वैल्यू लगभग नहीं के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही एक बार एक्सटर्नल वोल्टेज अपन ने अप्लाई कर दिए, वो जो वोल्टेज मिनिमम डिप्लेशन पोटेंशियल है उससे ज़्यादा, जिसे कि हम कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज भी कहते हैं, उस वोल्टेज से ज़्यादा जैसे ही अप्लाई कर दिए तो सडनली इसमें करंट का इंक्रीमेंट होना चालू हो जाता है और इस प्रकार का ग्राफ जनरेट होता है। ऐसा ग्राफ जनरेट होता है। ये जो वोल्टेज है इसे कहा जाता है कट ऑफ वोल्टेज या नी वोल्टेज। कट ऑफ या नी वोल्टेज, नी वोल्टेज ये कितना होगा, सिलिकॉन के लिए ये 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट रहेगा। उससे ज़्यादा जब जैसे ही वोल्टेज ग्रेटर देन डिप्लेशन पोटेंशियल हमने अप्लाई किए तो करंट जो है वो फ्लो करना चालू कर देगा। तो ये हुआ कैरेक्टर, ये IV कैरेक्टरिस्टिक करंट वोल्टेज का ग्राफ। इस सिचुएशंस में रेजिस्टेंस जब भी कभी निकालना हो तो हमने आपको बताए थे कि दो पॉइंट के बीच में डेल्टा V और डेल्टा, ये हुआ डेल्टा I, ये हुआ डेल्टा V, और रेजिस्टेंस जो निकालते हैं उसे डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं और वो लिखेंगे हम लोग डेल्टा V बाय डेल्टा I। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस मोड में जो डिप्लेशन पोटेंशियल है और डिप्लेशन विड्थ है दोनों के दोनों डिक्रीज करते हैं, दोनों के दोनों डिक्रीज करते हैं और कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशंस में ऑन रहता है, मतलब नॉर्मली ये वर्क करता है। अब अगर इसी को रिवर्स बायस कनेक्शन कर दें हम लोग, एक तरफ P है एक तरफ N है, P साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, N साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी में माइनॉरिटी में होल्स है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। एक्सटर्नल वोल्टेज जो हमने अप्लाई किए, अगर हमने ऐसा कर दें कि P साइड को नेगेटिव टर्मिनल से और N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो जो डिप्लेशन पोटेंशियल वाला फील्ड है और जो हमने बैटरी के द्वारा फील्ड लगाए वो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। एक दूसरे को वो सपोर्ट करना चालू कर देंगे, अपोज करना बंद कर देंगे। मतलब ये जो कह रहा था, ये कह रहा था कि होल्स को हम जाने नहीं देंगे, और ये जो एक्सटर्नल बैटरी हमने लगाए वो भी अब यही कह रहा है कि हम एक्सटर्नल
मतलब जो होल्स है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, उसे मूव नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलकर यही कह रहा है कि हम करंट फ्लो होने नहीं देंगे। तो ऐसे डायोड को कहते हैं, ऐसे कंडीशन को कहते हैं रिवर्स बाइस। और इस कंडीशंस में नॉर्मल डायोड जो होता है वर्क नहीं करता। जो स्पेशल पर्पस डायोड होते हैं जैसे कि फोटो डायोड या फिर जेनर डायोड, वो सब काम करेगा रिवर्स बाइस कंडीशंस में, लेकिन नॉर्मली जितने भी डायोड होते हैं वो सब रिवर्स बाइस मोड में काम नहीं करता। जो ये एक्सटर्नल वोल्टेज है, अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाएंगे तो इस सिचुएशंस में जो करंट और वोल्टेज का ग्राफ होता है वो आप ये समझिए कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन नहीं हो पाता। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से किसी प्रकार का कोई करंट जनरेट नहीं होता। जो थोड़ा बहुत यहाँ करंट रहता है अपोजिट डायरेक्शंस में होता है, वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। लेकिन ये एक्सटर्नल वोल्टेज को फिर भी अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो एक समय के बाद यहाँ डिप्लेशन रीजन में, जो रीजन जिसको चार्ज फ्री स्पेस कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के नंबर बराबर होते हैं, उस रीजन में जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाता है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर सडनली बढ़ जाते हैं। और जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन सडनली बढ़ जाएगा तो फिर इस सिचुएशन में रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होना चालू हो जाता है। उसको कहते हैं हम लोग ब्रेकडाउन। उस वोल्टेज के बाद सर्किट जो है मतलब ब्रेकडाउन हो गया है डायोड का, तो उस सिचुएशंस में वहाँ करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा उल्टे डायरेक्शंस में। और वो करंट का फिर डायरेक्शन इस प्रकार से होता है। इसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज के बाद करंट में सडनली शार्प चेंज आते हैं, क्योंकि चार्ज कैरियर इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ जाता है कि फिर वहाँ पर वोल्टेज के चेंज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं। अगर अपन ने वोल्टेज का चेंज करेंगे भी तो थोड़ा सा स्मॉल चेंज इन वोल्टेज में करंट का बहुत लार्ज चेंज क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा तब होंगे जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन से रीजन का? डिप्लेशन रीजन का। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन में भी दो प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं, एक होते हैं जेनर ब्रेकडाउन, एक होते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। जिसमें जेनर ब्रेकडाउन के बाद डायोड जो है वर्क करने की कंडीशंस में रहता है, डैमेज नहीं माना जाता है, डैमेज नहीं होता है। लेकिन एवलांच ब्रेकडाउन अगर हो गया, जो कि रिलेटिवली थोड़ा हाई वोल्टेज पे होता है, उस सिचुएशंस में डायोड जो है वो डैमेज हो जाता है, मतलब वो वर्क फिर नहीं करता है। तो दो प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे एक एक करके। पहले लिखेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड। when P terminal, when P connected with positive and N with negative terminal of battery, when P connected with positive and N with negative terminal of battery, P with positive and N with negative terminal of battery, then external field oppose the depletion potential. Oppose the depletion potential, and hence majority charge carrier moves and current generated in circuit. दूसरा पॉइंट लिखेंगे, in forward bias mode, FB forward bias mode, in forward bias mode, current flow from P to N side, current flow from P to N side. अगला पॉइंट, when the external voltage is more than depletion potential, ब्रैकेट में लिख देंगे कट ऑफ और नी वोल्टेज, ब्रैकेट में लिख देंगे कट ऑफ और नी वोल्टेज, then current in diode increases suddenly but it is non-ohmic.
current in diode increases suddenly but it is non-ohmic. अच्छा, P with negative terminal and N with positive terminal. P with negative terminal and N with positive terminal. दूसरा पॉइंट, नॉर्मल डायोड नॉट वर्क इन रिवर्स बायस मोड. नॉर्मल डायोड नॉट वर्क इन रिवर्स बायस मोड. नॉट वर्क ब्रैकेट में लिख देंगे ऑफ. नॉट वर्क का मतलब हुआ ऑफ. तो नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑन होता है, रिवर्स बायस में ऑफ होता है, इसीलिए इसे स्विच के रूप में भी यूज कर सकते हैं. अगला पॉइंट, इन रिवर्स बायस आरबी रिवर्स बायस मोड करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. अगला पॉइंट, depletion width and depletion potential increases in reverse bias mode. Depletion width, depletion potential increases in reverse bias mode. Increases in reverse bias mode. और उस साइड फॉरवर्ड बायस में लिखे थे क्या डिक्रीजेज, उस साइड लिख लेना. फॉरवर्ड बायस में ये पॉइंट लिख लेना, डिप्लेशन पोटेंशियल एंड विड्थ डिक्रीजेज. डिप्लेशन पोटेंशियल एंड विड्थ डिक्रीजेज. ठीक है, रिवर्स बायस में आएंगे फिर से. आफ्टर सर्टेन एक्सटर्नल वोल्टेज current start following in opposite direction from N to P. This is called knee voltage or breakdown voltage. अब लिखेंगे जेनर डायोड. जेनर डायोड जेनर डायोड का सिंबल ऐसा होता है इस प्रकार से. ये साइड P हुआ, ये साइड N हुआ. वर्क करता है सिर्फ रिवर्स बायस मोड में. रिवर्स बायस मोड में वर्क करता है. इसमें जो करंट होता है वो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी आफ्टर ब्रेकडाउन. स्मॉल चेंज इन वोल्टेज क्रिएट लार्ज चेंज इन करंट. मतलब ऑलमोस्ट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है. वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है. इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर. इसमें दो प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं. पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद आपको लिखा दूंगा. एक होता है एवेलेंच और एक होता है जेनर. जेनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवेलेंच ब्रेकडाउन. जेनर ब्रेकडाउन कब होगा? जब ये एक्सटर्नल वोल्टेज के वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड है, उस फील्ड के वजह से जो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो जब ब्रेक हो जाए तो सडनली चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे.
और जब चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे तो फिर वो बाउंड्री क्रॉस करना चालू करेंगे, तो फिर करंट का प्रोडक्शन होगा। मतलब सभी कंडीशंस नॉर्मल सिचुएशन में तो प्रॉपरली वर्क करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस क्लास में अभी 120 लोग हैं, ठीक है, तो क्लास प्रॉपरली चल रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पर सोच लो कि 2000 बच्चे डाल दूं इस क्लास में, तो कैसी स्थिति रहेगी? फिर सब बाउंड्री तोड़ के भाग जाएंगे, बराबर बोलेंगे नहीं रहते। तो मतलब ये हुआ कि नॉर्मली टीचर्स क्लास में प्रेजेंट है तो बच्चे इसलिए हैं क्योंकि क्लास करने आए हैं, लेकिन अगर वो सिचुएशन उनके लिए वर्स्ट हो जाएगा तो फिर कोई खड़े नहीं रहेंगे, सब भाग जाएंगे। तो वैसा ही सिनेरियो है कि जब यहाँ पर सडनली चार्ज कैरियर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस सिचुएशन में वो नॉर्मल जो रूल रेगुलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बाउंड्री है, डिप्लेशन विड्थ का जो बाउंड्री है, वो सबको मानेगा, रूल रेगुलेशन सब फॉलो करेगा। लेकिन जब वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज कैरियर हो जाएगा तो अपनी कंसंट्रेशन की वजह से उसकी मजबूरी हो जाएगी फिर मूव करने की, तो फिर कंसंट्रेशन की वजह से मूवमेंट वहाँ चालू हो जाएगा। तो अचानक से सडनली करंट उसमें स्टेबलिश हो जाएगा उल्टे डायरेक्शंस में, और उसी को कहते हैं हम लोग ब्रेकडाउन। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से, अब कोवेलेंट बॉन्ड दो वजह से ब्रेक होता है। एक होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इतनी ज़्यादा हो कि बॉन्ड को ब्रेक कर दे, और एक होता है कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहाँ पर जितने भी कैरियर है, चार्ज कैरियर, उसके मोशन की वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और उसकी स्पीड जब बढ़ जाती है तो वो किसी बॉन्ड से जाके टकराता है, और जब टकराता है तो उस प्रोसेस में, कोलिजन के प्रोसेस में बॉन्ड का ब्रेक होना, तो उसमें दोनों कंडीशंस फिर होते रहते हैं। एक स्वतः भी बॉन्ड टूटते रहते हैं और एक्स्ट्रा में कोलिजन की वजह से भी बॉन्ड टूट रहे हैं। तो जब दोनों कंडीशंस में हो रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है, और उस कंडीशंस को कहते हैं हम लोग एवेलेंस ब्रेकडाउन, जिसके बाद जो डायोड है वो डैमेज हो जाता है। मतलब जनरल ब्रेकडाउन तक जो है डायोड डैमेज नहीं होता है, एवेलेंस ब्रेकडाउन के बाद डायोड जो है वो डैमेज हो जाता है। एवेलेंस ब्रेकडाउन कब होता है? एक्सटर्नल फील्ड की वजह से चार्ज कैरियर में जो काइनेटिक एनर्जी आती है, चार्ज कैरियर की जो स्पीड आती है, उस स्पीड की वजह से वो किसी बॉन्ड के साथ टकराते हैं और कोलिजन करते हैं, और कोलिजन की वजह से जब बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाए, ये जनरली हाई वोल्टेज पे होता है, तो उस सिचुएशंस को कहते हैं हम लोग एवेलेंस ब्रेकडाउन। और नॉर्मली एक्सटर्नल फील्ड के बड़े होने की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, उससे जो चार्ज कैरियर का नंबर्स बढ़ता है, उस सिचुएशन को कहते हैं हम लोग जनरल ब्रेकडाउन। जनरल ब्रेकडाउन के बाद डायोड वर्क करते रहता है, एवेलेंस ब्रेकडाउन के बाद डायोड जो है डैमेज हो जाता है। जनरल ब्रेकडाउन और एवेलेंस ब्रेकडाउन में फर्क है, जनरल ब्रेकडाउन लो वोल्टेज पे होगा और एवेलेंस ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज पे होगा। मतलब यही थोड़ा सा और इस जगह में जाकर के होगा। तो एवेलेंस ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज पे होगा, पहले जनरल ब्रेकडाउन होगा, बाद में एवेलेंस ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। इसमें दोनों प्रकार से बॉन्ड टूटता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, और फिर बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए भी टूटते हैं ड्यू टू कोलिजन की वजह से, उसके बाद वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। ऐसे डायोड जिसमें यहाँ डोपिंग का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और ये लेयर जो बीच का जो डिप्लेशन रीजन है वो पतला हो, थीन हो, वहाँ पर जनरल ब्रेकडाउन होने की चांसेस रहती है। और ऐसे डायोड जहाँ पर डोपिंग का कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम हो और ये रीजन बहुत बड़ा हो, वहाँ पर एवेलेंस ब्रेकडाउन होने की चांसेस रहती है, ठीक है। तो लिखेंगे फिर ये सब बातों को। जनरल डायोड के बारे में पहले लिखेंगे। इट वर्क इन रिवर्स बाइस मोड, इट वर्क इन रिवर्स बाइस मोड, इट वर्क इन रिवर्स बाइस मोड, रिवर्स बाइस मोड। दूसरा पॉइंट, आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज अक्रॉस जनरल डायोड almost constant this property used as a voltage regulator, this property used as a voltage regulator in DC circuit, voltage regulator in DC circuit, this property used as a voltage regulator in DC circuit, in DC circuit। लिख लिए। नीचे ये डायोड का वो सर्किट बना देंगे, जनरल डायोड का सर्किट बना देंगे, और रिवर्स बाइस वाला मोड का दोनों ग्राफ बना देंगे। मतलब नीचे वाला जो ग्राफ है वो बना देंगे, एवेलेंस ब्रेकडाउन वाला भी और जनरल ब्रेकडाउन वाला। पहले वाले में एरो लगा के लिख देंगे जनरल ब्रेकडाउन, दूसरा वाला में लिख देंगे एवेलेंस ब्रेकडाउन।
ड्यू टू हाई एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू हाई एक्सटर्नल फील्ड, कोवेलेंट बॉन्ड in depletion region break and concentration of charge carrier suddenly increased, and concentration of charge carrier suddenly increased. This is called Jenner breakdown. This is called Jenner breakdown. This is called Jenner breakdown. Jenner breakdown. Jenner breakdown. इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे. Jenner breakdown occurs relatively high doping, thin depletion region and लो वोल्टेज. लो वोल्टेज कहने का मतलब, लेकिन लो वोल्टेज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे आगे चल करके. लो वोल्टेज के ब्रैकेट में लिख लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज वोल्टेज. जनरली ये अपने आप में हाई है बट एवरेज के रिस्पेक्ट में लो है. मतलब अगर सिर्फ लो और हाई में सेलेक्ट करना है तो हाई वोल्टेज पे ही होता है ये, ठीक है, लेकिन एवरेज वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये लो रहता है. तो आगे चल के कंफ्यूजन नहीं करना है. एवरेज वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज कम है, लो है, लेकिन वैसे ये हाई वोल्टेज ही होता है. ठीक है, क्या क्या वर्ड ध्यान रखेंगे. करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी. चार्ज कैरियर, इसमें डोपिंग कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए रिलेटिवली. और मतलब थीन लेयर कैसा होना चाहिए, थीन होना चाहिए, पतला होना चाहिए. ठीक है, और वोल्टेज वो एवरेज के रिस्पेक्ट में लो होता है. ठीक है, कम होना चाहिए. और करंट इसमें उल्टे डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में होगा. कौन से डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन. इस बात में वो तो पहले भी लिख चुके थे वैसे, N to P. ठीक है, करंट फ्रॉम N to P. दूसरा फिर लिखेंगे एवरेज ब्रेकडाउन. एवरेज ब्रेकडाउन ड्यू टू हाई एक्सटर्नल फील्ड, charge carrier accelerated. Due to high external field, charge carrier accelerated. Charge carrier accelerated and charge carrier accelerated and it collide with covalent bond in depletion region and covalent bond break. Covalent bond break. This is called avalanche breakdown. Avalanche breakdown. This is called avalanche breakdown. अगला पॉइंट लिखेंगे रिलेटिव टू जेनर ब्रेकडाउन. रिलेटिव टू जेनर ब्रेकडाउन, avalanche breakdown occurs at high voltage, low doping at high voltage, low doping and thick depletion width. Low doping and thick depletion width. नेक्स्ट लिख लेंगे डायोड एज ए रेक्टिफायर. डायोड एज रेक्टिफायर.
रेक्टिफायर जो है एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक्चुअली में क्या है, एक ऐसी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक की जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता हो, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता हो। ये मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये ट्रांसफार्मर है। इसमें एक डायोड लगा दिया, ये हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जो इनपुट सर्किट हुआ उस सर्किट में करंट एसी होता है और जो आउटपुट सर्किट होगा उसमें क्या होने वाला है, जब ये टर्मिनल ऊपर का हाई हो नीचे का लो हो तो उस सिचुएशंस में ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि इस डायोड का ये साइड P है और ये साइड N है। और जब ये डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा तो अपने थ्रू करंट को फ्लो कराएगा, मतलब इधर से आपको करंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी डिवाइस लगा हुआ है वो डिवाइस के थ्रू करंट जाएगा, मतलब वो डिवाइस वर्क करेगा, मतलब आपको आउटपुट मिला। तो पॉजिटिव हाफ के लिए बराबर हमको आउटपुट मिलेगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ हो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो उस सिचुएशंस में ये डायोड सेम रिवर्स बाइस हो जाएगा। और नॉर्मल डायोड रिवर्स बाइस कंडीशन में ऑफ हो जाता है, मतलब वो अपने थ्रू करंट को अलाउ नहीं करेगा। और जब करंट इसके थ्रू पास नहीं होगा तो जो भी हमारा लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर है, बल्ब है या फैन है, जो भी वो वर्क नहीं करेगा, मतलब उसमें करंट नहीं मिलेगा, तो हमको कोई भी करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशंस में नेगेटिव हाफ के लिए हमारे पास कोई आउटपुट हमको नहीं मिलता, फिर से वापस से पॉजिटिव हाफ में हमको आउटपुट मिलेगा, फिर नेगेटिव हाफ में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से चीजें चलती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट मिल रहा है और बचे हुए हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। जो आउटपुट मिल रहा है वो सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या हो गया, डीसी। लेकिन ये जो डीसी है ये पार्शियली डीसी है, मतलब ये एक्चुअल डीसी नहीं है। एक्चुअल डीसी मतलब कांस्टेंट वैल्यू। इसमें जो डीसी है डीसी नेचर का है, बट इसकी वोल्टेज जो है वो सब जगह बदल रहा है, वैल्यू सब जगह चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है वैसे वैसे करंट की वैल्यू बदलती चली जा रही है। और उसको अगर हमको करना है, मतलब कांस्टेंट करना है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। और उसके लिए हमको कैपेसिटर लगा करके इस आउटपुट सर्किट के अक्रॉस में एक पैरेलल कैपेसिटर यूज करना पड़ता है। वो कैपेसिटर लगा करके जिसके अक्रॉस वोल्टेज को लगभग कांस्टेंट मान लिया जाता है, तो फिर ये करंट की वैल्यू एक एवरेज वैल्यू जो आती है उतनी आती चली जाएगी। मतलब करंट को हम परफेक्ट डीसी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर। उसे फिल्टर सर्किट भी कहते हैं, ठीक है, या सैम्पलिंग सर्किट भी कहते हैं। पर ये डीसी पार्शियल डीसी है, कंप्लीट डीसी नहीं है। कंप्लीट डीसी का मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन। इसमें एसी का भी कुछ अमाउंट है, मिक्स है। तो ये हुआ एसी, ये हुआ डीसी। आउटपुट हमको हाफ सर्किट के लिए मिला, आधे के लिए नहीं मिला, इसीलिए इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में या कोई भी रेक्टिफायर का काम होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। इसके लिए वो यूज करता है डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है। और कोई भी रेक्टिफायर में जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप डाउन नेचर के। कैसे नेचर के, स्टेप डाउन नेचर के, क्योंकि इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट है, पर जबकि डायोड जो है वो 5, 6, 7, 10 वोल्ट तक ही काम करता है। उससे हाई वोल्टेज पे डायोड काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए कम वोल्टेज हमको चाहिए। यहाँ पर डायोड के इनपुट में ही हमको कम वोल्टेज चाहिए, इसलिए हमने जो ट्रांसफर यूज करेंगे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। तो सभी प्रकार के रेक्टिफायर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज होता है, ताकि डायोड के अक्रॉस के वोल्टेज को कम किया जा सके, ताकि डायोड को बचाया जा सके। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब जीरो आउटपुट मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको आउटपुट मिलेगा, फिर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ में
नहीं मिलेगा। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो आउटपुट करंट की फ्रीक्वेंसी होगी, जो डीसी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी, रेक्टिफायर के बाद के जो आउटपुट मिल रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 50 हर्ट्ज ही होगी। फ्रीक्वेंसी उसे बोलते हैं वो टाइम पीरियड जिसके बाद वो चीज़ें अपने आप को रिपीट करता हो। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम पीरियड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फेनोमेना फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इनपुट और आउटपुट दोनों के सेम होते हैं, मतलब 50 हर्ट्ज ही होते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड दोनों का सेम है, इनपुट और आउटपुट का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, बस नेगेटिव हाफ के करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट नहीं मिला। इसमें जो इफिशियंसी यूज होता है वो ध्यान रखना है। हाफ वेव रेक्टिफायर में इफिशियंसी होती है 40.6%, ये इसकी इफिशियंसी है और इसमें एक डायोड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर अगर इसी तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर में जाएंगे तो 2 डायोड यूज कर लेंगे, एक नीचे, उसमें फिर ये होने वाला है कि नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग ही हमको आउटपुट मिलेगा। उस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, 100 हो जाएगी। वो हम थोड़ी देर में करके दिखाएंगे। तो पहले आप रेक्टिफायर के बारे में 1-2 बात लिख लेंगे। पहला पॉइंट, यूज टू कन्वर्ट AC टू DC, AC टू DC, AC टू DC। दूसरा पॉइंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज्ड। दूसरा पॉइंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज्ड, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज्ड, ठीक है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर बोल के ये डायग्राम बनाएंगे और ये सब बातें लिखेंगे। इफिशियंसी, फ्रीक्वेंसी, आउटपुट, इनपुट, ये सब पूरी बातें लिखेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट के लिए डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस मोड में रहेगा तो वो ऑन हो जाएगा, तो हमको आउटपुट मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बाइस मोड में चला जाएगा तो फिर वो ऑफ हो जाएगा, मतलब कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। यही बात हमको लिखाना है। लिखा दूं? हाँ, लिख लो फिर। फॉर पॉजिटिव हाफ इनपुट, for positive half input diode in forward bias mode, hence output across load obtained, hence output across load obtained, output across load obtained, but for negative half input, diode, for negative half input diode in reverse bias mode, hence no output obtained across load। नेक्स्ट अब लिखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में बना देता हूं मैं, उसके बाद आप बनाना। लोड रेजिस्टेंस ऐसे बीच में लगा देते हैं और डायोड दोनों तरफ रहता है, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब साइकिल पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला डायोड जैसे D1 और ये है D2, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 जो होगा वो ऑन हो जाएगा और D2 जो हो जाएगा वो ऑफ रहेगा। तो उस सिचुएशंस में हमको करंट ऐसा मिलेगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, मतलब हमको आउटपुट मिला। नेगेटिव हाफ साइकिल में जब जाएंगे तो D2, नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे तो ऊपर में नेगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव, तो नीचे पॉजिटिव, अब नीचे वाला जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ऊपर वाला P से नेगेटिव कनेक्टेड है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 जो होगा वो ऑफ हो जाएगा और D2 जो हो जाएगा वो ऑन हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में फिर से हमको यहाँ से करंट मिलेगा
और दोनों में करंट का सेंस सेम है, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, इसीलिए हम इस आउटपुट को भी पॉजिटिव साइड में ही बनाते हैं। और ऐसे ही हमको पॉजिटिव हाफ के लिए भी आउटपुट मिलेगा और ऐसे ही हमको नेगेटिव हाफ के लिए भी आउटपुट मिलेगा, सभी आउटपुट मिलेंगे। इसीलिए इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें अब क्या हुआ, इफिशिएंसी इसकी डबल हो गई, वो हो जाएगा 81.2%, इफिशिएंसी डबल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो इनपुट की फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है। अब आउटपुट का देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टाइम पीरियड हो जाएगी। तो इसका टाइम पीरियड अगर t है तो इसका टाइम पीरियड t/2 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आधा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी डबल होना, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ फुल वेव का। और अगर हम लोग, एक और होता है इसमें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, वो भी साथ में बना देता हूँ, दोनों एक साथ ही बना लेंगे आप। ब्रिज रेक्टिफायर में भी सेम प्रकार से ये एसी इनपुट है, ट्रांसफार्मर है ये, बट इसमें यहाँ से यहाँ के बीच में हम डायोड का जो कनेक्शन करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। बीच में से लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, इस प्रकार से। मान लीजिए ये डायोड D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है। इस सिचुएशंस में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहेगा, मतलब ऊपर का टर्मिनल हाई रहेगा, नीचे का लो रहेगा, उस सिचुएशंस में आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि जब ये हाई है तो हाई कनेक्टेड है P से, तो ये हुआ फॉरवर्ड बाइस। हाई कनेक्टेड है N से, तो ये हो गया रिवर्स बाइस। मतलब D1 हो गया फॉरवर्ड बाइस और D2 हो गया रिवर्स बाइस। सिमिलरली अब इधर लो है, लो देखेंगे नेगेटिव कनेक्टेड है N से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइस, D4 हो गया फॉरवर्ड बाइस। नेगेटिव कनेक्टेड P से, ये हो गया रिवर्स बाइस। मतलब D2 और D3 जो है वो ऑफ रहेगा, D1 और D4 जो है वो ऑन रहेगा। ऐसे में करंट ऐसे आएगा और इस रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे निकल जाएगा। मतलब ये सेंस में करंट का फ्लो होगा, ऐसा करंट का फ्लो होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली जब नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर में माइनस हो जाएगा और नीचे में प्लस हो जाएगा। जब ऊपर में माइनस हो जाएगा तो उस सिचुएशंस में ये D1 जो पहले फॉरवर्ड बाइस था अब वो रिवर्स बाइस में चला जाएगा, और ये नेगेटिव कनेक्टेड हो गया N से, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, मतलब D2 हो जाएंगे फॉरवर्ड बाइस। सिमिलरली ये प्लस कनेक्टेड हो गया यहाँ से, तब D4 हो गया रिवर्स बाइस, D3 हो गया फॉरवर्ड बाइस। मतलब पहले कंडीशन में D1 और D4 काम कर रहा था और D2 और D3 ऑफ था। अभी दूसरे कंडीशन में नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 और D4 जो पहले काम कर रहा था अब वो ऑफ है, D2 और D3 जो है वो काम करेगा, वो रहेगा फॉरवर्ड बाइस मोड में। तो फिर से जो करंट फ्लो होगा, अब इधर हाई है तो इधर से करंट फ्लो होना चालू होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू अभी भी करंट फ्लो हो रहा है, मतलब अभी भी हमको आउटपुट मिलेगा। दोनों का सेंस सेम है करंट के फ्लो करने का, इसीलिए हम लोग सेम साइड में बनाएंगे। तो अगर हम लोग इसके इनपुट बनाने का प्रयास करेंगे तो इनपुट का जो सर्किट होगा, मतलब इस प्रकार से कर्व, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा इनपुट हो गया। अब अगर इससे आउटपुट हम बनाएंगे तो आउटपुट वैसा ही मिलेगा जैसे वहां पर था। पॉजिटिव के लिए भी आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, फिर से पॉजिटिव मिलेगा, फिर से नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव मिलेगा। तो सभी के लिए हमको मिलेगा आउटपुट। तो इसकी इफिशिएंसी पहले जैसा ही डबल 81.6%, और इसमें फ्रीक्वेंसी आउटपुट के लिए 100, फ्रीक्वेंसी इनपुट के लिए 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का भी सेम रिलेशंस जैसा पहले वाला है। तो ये हो गया फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तब आप ये दोनों बना दीजिए। पॉजिटिव हाफ में D2 नहीं D1 एंड D4 ऑन, D3 एंड D2 ऑफ, और फिर से नेगेटिव हाफ में D1 एंड D4 ऑफ,
D2 and D3 ऑन। वो बताता है कि जो हमको आउटपुट मिल रहा है उसमें AC का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है और DC का कंसंट्रेशन कितना है, उसका रेशियो, मतलब AC बाई DC का जो रेशियो है वो होता है रिपल फैक्टर। ये भी कई बार पूछ लेता, तो डेटा ध्यान रखना है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, रिपल फैक्टर में लिख लेंगे AC बाई DC, रिपल फैक्टर मतलब AC बाई DC, AC बाई DC, AC बाई DC, AC बाई DC। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डेटा होता है हाफ वेव के लिए 1.21, हाफ वेव के लिए रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर 1.21, हाफ वेव के लिए 1.21 और फुल वेव के लिए 0.48, फुल वेव के लिए 0.48